हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्र और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी का क्लास मैंने शुरू किया था। इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर में मैंने भारत एक संक्षिप्त परिचय के बारे में चर्चा कर रखी थी और भारत एक संक्षिप्त परिचय के अंतर्गत हम लोगों ने कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का पढ़ना था। बहुत सारे राज्यों का अध्ययन सिलसिलेवार ढंग से मैं करा चुका हूँ। आज मैं एक नए राज्य के साथ आप लोगों के सामने आ रहा हूँ, जिस राज्य का नाम होगा राजस्थान। मैं यहां नोट कर दे रहा हूं दोस्तों, ये राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान भारत गणराज्य की क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू एरिया। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा राज्य है, वो सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान। सबसे छोटा गोवा है, आप लोग पढ़े होंगे। जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो है यूपी है और छोटा में सिक्किम है, ये सब पढ़े होंगे। मैं फिर बाद में चर्चा करूंगा। फिलहाल क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन है? राजस्थान। इसकी पूरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। आप देख सकते हो ये जो पश्चिमा दिख रहा है, ये पूरा सीमा जो है, ये पूरा सीमा कहां से मिलता है? तो इधर कौन सा देश है दोस्तों? तो पाकिस्तान। तो पूरी सीमा, इसका पश्चिमी सीमा जो है कहां से मिलती है? पाकिस्तान देश से मिलती है। अब मैं चलता हूं चौहद्दी की तरफ और वो चौहद्दी में पढ़ने जा रहा हूं राजस्थान का। राजस्थान, चूंकि आप इस मैप में देख पा रहे हो, राजस्थान के उत्तर में आप देखो तो राजस्थान के जस्ट उत्तर में आपको एक राज्य दिखेगा जिसका नाम है पंजाब। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं पंजाब, शॉर्ट में पीएन लिख दे रहा हूं दोस्तों, समझ लेना, आप लोग पंजाब लिख लेना। तो राजस्थान के उत्तर में कौन सा हो गया? पंजाब। अगर मैं राजस्थान के इस दिशा की बात करूं, इस दिशा में बात करूं, कौन सा दिशा है दोस्तों? उत्तर और पूरब, यानी नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो यहां पर आपको दिखेगा हरियाणा। एचआर में लिख दे रहा हूं हरियाणा। तो राजस्थान के उत्तर पूर्व में जो राज्य है वो राज्य स्थित है कौन? हरियाणा। अगर मैं बात करूं कि पूर्व में, अगर राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य है, या पूर्व या उत्तर पूर्व भी बोल सकते हो आप, तो राजस्थान के पूर्व में देखो, या यहां पूरे राजस्थान का उत्तर पूर्व भी ले सकते हो। तो राजस्थान के पूर्व में बेसिकली मैं राज्य का बात करूं तो वो है आपका उत्तर प्रदेश, यानी यूपी। अगर मैं राजस्थान के दक्षिण और पूरब की बात करूं तो ये दक्षिण पूरब में कौन सा राज्य है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश। तो ये दक्षिण पूर्व में अगर मैं बात करूं तो ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पूर्व की बात करूंगा तो आप बोल सकते हो मध्य प्रदेश। अगर राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम की बात करूं तो ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? गुजरात। तो मैं यहां क्या लिख दे रहा हूं? गुजरात। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में जो राज्य है वो क्या है? गुजरात। अगर मैं राजस्थान के पश्चिम में बात करूं तो राजस्थान के पश्चिम में एक पूरा का पूरा देश ही है जिसका नाम है पाकिस्तान। भारत का छोटा भाई पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो उम्मीद है ये चौहद्दी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं चलता हूं अगले ब्यौरा में। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान जो राज्य है उसका गठन कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 इसका जो एस्टेब्लिश हुआ था गठन 1 नवंबर 1956। राजस्थान का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी जयपुर है, जो सबसे बड़े शहरों में से एक है। इसकी राजधानी अगर पूछा जाए तो क्या राजधानी मैंने बताया? जयपुर। पिंक सिटी, गुलाबी शहर के रूप में जाना जाता है, बताऊंगा मैं। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जो सबसे बड़े शहरों में से एक है। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं। गठन हुआ था, याद रखना, 1 नवंबर 1956 को। पश्चिमी क्षेत्र पूरा का पूरा पाकिस्तान इस कवर करता है और जितने राज्यों की परिकल्पना मैंने बताई उसको अच्छे से दिमाग में रखना। राजस्थान का लगभग मध्य में, राजस्थान के लगभग मध्य में अरावली पर्वत श्रृंखला, एक चोटी है जिसका नाम है अरावली, एक श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली, जो केवल भारत, ना केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट माउंटेनिक जो आपका सीरीज है वो है। प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से क्या? अरावली। ठीक है, अरावली पर है एक माउंट आबू का पहाड़ी, अरावली पर ही है कौन? माउंट आबू की पहाड़ी, और माउंट आबू पर ही है दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर, याद रखना दोस्तों, दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू है। माउंट आबू कहां? अरावली। और अरावली के सर्वोच्च शिखर जो है वो है गुरु शिखर। तो मैंने क्या बोला कि राजस्थान के लगभग मध्य में अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह अरावली पर्वत श्रृंखला जो अवस्थित है, जिसके कारण राजस्थान स्पष्टता यानी स्पष्ट रूप से 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी, आप देखो ये कर्क रेखा जो दिख रहा है ये राजस्थान के कौन से सिरे को? दक्षिणी सिरे को। आप यहां पर देख सकते हो ये जो कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ आंसर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो ये कर्क रेखा जो है राजस्थान के दक्षिणी, जबकि गुजरात के उत्तरी क्षेत्र को है ना, तो राजस्थान के दक्षिणी सिरे को स्पर्श करती है। अब मैं चलता हूं 2011 की जनगणना के अनुसार इसके फैक्ट्स को बताने के लिए। अगर मैं फैक्ट्स में आऊं तो सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं लिंग अनुपात। कुल पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या की स्थिति को लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं। लिंग अनुपात यहां का 9:28,
यानी टोटल जो है 1000 पुरुषों पे 928 महिलाएं यहाँ पर। ये साक्षरता दर की बात करूं, अगर मैं इसके लिटरेसी की बात करूं तो यहाँ का साक्षरता दर है 66.11% के आसपास। अगर इसमें कुल जिले की बात करूं मैं तो कुल जिले हैं 33। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है वो जिले, कुल जिलों की संख्या कितने हैं 33। अगर मैं बात करूं जनसंख्या घनत्व यानी पर वर्ग किलोमीटर पर जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसकी संख्या बात करूं, जनघनत्व जिसके जनसंख्या घनत्व के रूप में जाना जाता है, पॉपुलेशन डेंसिटी, जन घनत्व या जनसंख्या घनत्व भी आप बोल सकते हो, उसकी संख्या जो है 200। अगर मैं बात करूं राजभाषा, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है राजस्थान का, वो है आपका हिंदी। क्या है? हिंदी। अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं, तो लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल है 200 डबल सेंचुरी याद रखो, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहां का लेजिस्लेटिव असेंबली तो 200 बोलना। लोकसभा के बारे में बात करूं तो 25 और राज्यसभा के बारे में बात करूं तो 10। अगर मैं बताऊं कि लेजिस्लेटिव असेंबली अगर 200 है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की चर्चा मैंने नहीं की, यानी एक कौन सा सदनीय होगा दोस्तों? एक सदनीय होगा, यानी विधानमंडल क्या है? एक सदनीय है। अगर मैं इसके प्रमुख प्लेस, प्रमुख पर्यटन स्थल, टूरिस्ट प्लेस के बारे में बात करूं तो आगे जो टूरिस्ट प्लेस होगा उसका नाम मैं लिख रहा हूं, बता रहा हूं, जयपुर। जयपुर। पूर्व का पेरिस, मैं यहां लिख दे रहा हूं, पूर्व का पेरिस। अगर पूछेगा एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, जीके के रूप में आता है ना। पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? जयपुर। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर, है ना। गुलाबी नगर किसे बोलते हैं? तो जयपुर। पिंक सिटी किसे बोलते हैं? तो जयपुर। याद रखना दोस्तों। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में यहां पर रणथंभौर। अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में नाम आता है रणथंभौर। रणथंभौर। इसके अलावा केवलादेव है भारतपुर में। सरिस्का का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है अलवर में। जय सामंत वन्य जीव अभ्यारण्य भी है उदयपुर में। जवाहर सरंग सागर अभ्यारण्य भी है कोटा में। राष्ट्रीय मरु उद्यान भी है जैसलमेर में, ठीक है। ये सारा पॉइंट जो मैंने बताया ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से सारा था। अब मैं पढ़ूंगा इसके बारे में, झील के बारे में। झील, लेक, झील। अब झील के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें पहले आपको बता दूं कि झील जो है, पानी का जो जमाव होता है, ये झील कितने प्रकार के होते हैं, कैसे वर्क करता है, ये और डीपली मैं पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी। तो झील को बेसिकली हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक है प्राकृतिक विभाजन भी ले सकते हैं और एक स्वादिष्ट के अनुसार भी ले सकते हैं, नेचर ऑफ वाटर भी ले सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे डायरेक्ट बताऊं आप लोग को तो झील बेसिकली दो भागों में बांट देता है, मीठे पानी की झील और खारे पानी की झील। इसको आप लोग इस कॉन्सेप्ट के साथ ग्रहण कर सकते हो कि मान लो जो वाटर कैचअप एरिया है, जल अधिग्रहण की क्षमता है, अगर कोई भी पानी कहीं से आ रही है, नदियों के स्रोत से अगर वो पानी आ रही है और यहाँ जमा होते जा रही है इस जल स्रोत में, और इसके बाद अगर ये यहाँ से वापस जा भी रही है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये जल स्रोत में इनकमिंग तो हुआ और इनकमिंग के साथ साथ आउटगोइंग भी हुआ, मतलब आयो राम और गयो राम, है ना। तो आया भी और गया भी, इनकमिंग भी हुआ आउटगोइंग भी हुआ। तो इस तरह के बने हुए झील जो होंगे वो होंगे मीठे पानी की झील। और मैं अगर दूसरे पॉइंट की तरफ बात करूं, सपोज करो ये वाटर कैचअप एरिया है और यहां पर अगर मैं कहीं से नदी से या किसी स्रोत के द्वारा अगर यहां पर पानी आ रहा है और ये जमा हो रहा है और जमा होने के पश्चात यहां से ये आउटगोइंग नहीं हो रहा है, आउटगोइंग नहीं हो रहा है, यहां पर ये ब्लॉक हो जा रहा है, रुक जा रहा है, तो सारा पानी यहां जमा होगा कि नहीं बच्चों? जरूर होगा। और ये जो जमा होगा इस प्रकार से बने झील को हम लोग क्या बोलेंगे? खारे पानी की झील। मतलब जो आया और गया तो पूरा फ्रेश, तो मीठे पानी की झील, और जो जमा हो गया उसे खारे पानी की झील बोलेंगे। ओके, अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। छोटी छोटी मगर मोटी बातें उम्मीद है समझ में आया होगा। तो मीठे पानी में झील में जैसे आप पिछौला ले लो, पिछौला झील बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछौला, कुछ नाम लिख दे रहा हूं, आप लोग अपने से भी कॉपी में नोट करना। पिछौला उदयपुर में है। कहां है पिछौला? उदयपुर में, ठीक है। एक और झील है जिसका नाम है जयसमंद, जयसमंद झील। और जयसमंद झील का ही नाम जो है एक डेभर झील, इसी को बोलते हैं डेभर, टेभर, डेभर। डेभर झील जो कहां है? उदयपुर में, याद रखना, उदयपुर में। इसके अलावा राजसमंद, फतेह सागर जो उदयपुर में है। पुष्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्कर। पुष्कर कहाँ है? अजमेर में। पुष्कर मेला भी लगता है, पशुओं का मेला है ना, तो पुष्कर जो है अजमेर में है। इसके अलावा आप ले लो आना सागर, आना सागर भी कहाँ है? अजमेर में। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताया, जो बोला भी उसको आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये जो झील मैंने बताया, झील क्या बताया मैंने? मीठे पानी की झील। अब मैं हटाता हूं इसे। अब मैं झील के अंतर्गत पढ़ूंगा खारे पानी की झील कौन कौन सी है।
नमकीन, जिसमें नमक की मात्रा ज्यादा होगी। खारे पानी की झील में जैसे सबसे प्रसिद्ध झील है सांभर का झील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सांभर की झील जो है पिंक सिटी में, जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में सांभर का झील। इसके अलावा डिडवाना का झील, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिडवाना नागौर में है। डिडवाना का झील नागौर, पंचायती राज सब मैं बताऊंगा। डिडवाना नागौर में, पंचभद्रा है बाड़मेर में, फिर लून करना सागर है बीकानेर में। ये सारे जो हैं ये खारे पानी की झीलों में से एक हैं। अब मैं राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं, नेशनल हाईवे का, तो जो नेशनल हाईवे है 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 आप नोट करके लिख सकते हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15, नेशनल हाईवे जो है 15 राज्य का सबसे बड़ा एनएच है। मतलब राजस्थान का सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? तो आप बोल सकते हो राज्य का सबसे बड़ा एनएच 15 है। अगर आपसे पूछा जाए हवाई अड्डा कौन सा है, तो राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डा में आप जयपुर ले लो, कोटा ले लो, जयपुर कोटा ले लो, जोधपुर ले लो, उदयपुर ले लो। ये चारों जो है बेसिकली मुख्य रूप से हवाई अड्डों के रूप में आया जाता है, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर। अभी जो मैंने पहले बताया कि पूर्वी राजस्थान में 2 बाघ अभ्यारण्य था, है ना, 2 बाघ अभ्यारण्य जो विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर और सरिस्का है। रणथंभौर और सरिस्का का चर्चा अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया था। यह प्रमुख बाघ अभ्यारण्यों में से एक है, विश्व प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्यों में से एक है रणथंभौर और सरिस्का, जो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। भरतपुर के समीप केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव, मैं यहां लिख दे रहा हूं, केवलादेव, भरतपुर के समीप उसके पास स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, जो सुदूर साइबेरिया से आने वाले, जो साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है वर्ल्ड में देखोगे आप इधर रशियन वाले क्षेत्र से, तो साइबेरियन वाले क्षेत्र से आने वाले जो सारस वगैरह होता है, सारस और बड़ी संख्या में जो स्थानीय प्रजाति के अनेक पक्षियां होती है, वो पक्षियों को संरक्षण आवास यानी संरक्षित आवास के रूप में विकसित किया गया है। ये केवलादेव, याद रखना, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा भी प्रदान किया गया है। यानी आप बोल सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला एकमात्र अभ्यारण्य कौन है, तो आप बता सकते हो कि विश्व धरोहर का दर्जा पाने वाला एकमात्र अभ्यारण्य जो 1985 के आसपास था, वो था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट में। तो इसके पश्चिम में देखोगे तो एक मरुस्थल मिलेगा। राजस्थान के पश्चिम में देखोगे, जैसा कि यहां पर दिख रहा है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। मतलब ये जो भारत के पश्चिमी राज्य के, उत्तर पश्चिमी राज्य के, राजस्थान राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में देखोगे तो एक आपको मरुस्थल मिलेगा, मरुभूमि, बेडलैंड मिलेगा, मरुभूमि मरुस्थल मिलेगा, जिसका नाम है थार रेगिस्तान, पश्चिमी क्षेत्र में, है ना। तो पश्चिम में थार मरुस्थल है, जिसका अधिकांश भाग कहां है? राजस्थान में। बेसिकली सभी भाग पार्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मोर देन एरिया जो कवर करते हैं वो राजस्थान में है। लेकिन इसके अलावा कुछ भाग जो है आपके हरियाणा में थोड़ा दिखेंगे, थोड़ा पंजाब में आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत गुजरात में भी देखने को मिलेंगे, और पाकिस्तान क्षेत्र जो है, पाकिस्तान के कौन सा क्षेत्र? जो सिंध प्रांत है, सिंध का क्षेत्र है, और पंजाब प्रांत है, उस सिंध और पंजाब प्रांतों में भी फैला है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा अरावली। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रखी थी दोस्तों। अरावली ना केवल भारत का बल्कि विश्व के प्राचीनतम श्रृंखलाओं, पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली यह सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांट देती है। इसका सर्वोच्च शिखर है सिरोही जिला, एक जिला है जिसका नाम है सिरोही डिस्ट्रिक्ट। इसमें एक सर्वोच्च शिखर जो है, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली इज कॉल्ड गुरु शिखर, जो लगभग 1722, गुरु शिखर जो है ये लगभग 1722 मीटर के आसपास इसका लेंथ है, कहीं कहीं 1727 भी देता है। गुरु शिखर है जो माउंट आबू पर स्थित है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले फिगर के साथ भी बताया था, फर्स्ट लाइन में देख लेना। अरावली के आसपास जो है भील जनजाति वहां पर निवास करती है। आप देखोगे जो अरावली है वो उसका जो बेसिकली पार्ट जो है वो कवर करता है आपका राजस्थान में, लेकिन इसके अलावा थोड़ा बहुत हरियाणा है, गुजरात है, और पंजाब, जो पाकिस्तान पंजाब का क्षेत्र है, और जो पाकिस्तान सिंध का प्रदेश है, उसमें ये क्या करता है? कवर करता है अरावली। वही अरावली जो न केवल भारत बल्कि विश्व के सबसे प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है। अब मैंने एक चर्चा किया था पुष्कर मेला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पुष्कर मेला ये अजमेर में होता है और ये पशु मेला होता है, याद रखना। पुष्कर मेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो पशुओं के मेला से संबंधित है, और ये कहां होता है? तो अजमेर में। कहां? अजमेर में। अजमेर कहां है? तो राजस्थान में। पुष्कर मेला पशुओं का मेला। प्रमुख नदियों के नाम ले लो तो चंबल है, बनास है,
फिर आपके पास बेड़च है, पार्वती है, घग्गर है, गोमती है, काली सिंध है, साबरमती है, माही है, सोम है, बाणगंगा है, बहुत सारी नदियां आपको मिलेगी। बेसिकली चंबल वगैरह के बारे में ज्यादा एग्जाम में आता है क्वेश्चन, गोमती के बारे में आता है, काली सिंध के बारे में आता है, घग्गर के बारे में आता है, साबरमती आता है, माही आता है। तो ये सब 4 5 6 जो बताया मैंने उसको याद रख लेना आप। अगर प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बात करें टूरिस्ट प्लेस, तो यहां पर हवा महल आपको देखने को मिलेगा, आमेर का किला देखने को मिलेगा, जंतर मंतर देखने को मिलेंगे, नाहरगढ़ किला मिलेगा, सिटी पैलेस मिलेगा, बिरला मंदिर मिलेगा और बापू बाजार मिलेगा। बापू बाजार बहुत बड़ा बाजार लगता है, ये बापू बाजार आदि ये सब में आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं चलता हूं अजमेर का अगर बात करूं तो अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ यह शहर जो है अजमेर, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, ये जो अजमेर का मैंने अभी चर्चा किया था ना, याद रखना एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ, मोइनुद्दीन प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो दरगाह शरीफ के लिए मशहूर है। पुष्कर के बारे में मैंने चर्चा किया कि यहाँ यह इकलौता शहर है जहां ब्रह्मा को समर्पित एक मंदिर है। पुष्कर यही एक इकलौता शहर है जहां ब्रह्मा को समर्पित एक मंदिर है और इसी के लिए यह प्रसिद्ध है। अब अगर उद्योग की बात करो तो एक देवरी है जो उदयपुर में है, देवरी। अगर इंडस्ट्री की बात करो तो देवरी जो है जो कहाँ है, उदयपुर में है। तो अब क्वेश्चन आएगा कि देवरी क्यों प्रसिद्ध है। देवरी जो है जस्ता गलाने का संयंत्र है, यहाँ जस्ता यानी जेड जिंक को गलाने का संयंत्र यानी उद्योग है। खेतरी का खान बहुत फेमस है, प्राचीन काल से ही खेतरी का खान, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा कल्चर या कांस्य युग पढ़ोगे आप लोग तो उसमें खेतरी का खान से तांबा का ये होता था, उत्पादन होता था या तांबा मिलता था। तो खेतरी का एक जगह झुंझुनू, झुंझुनू या झुंझुनू कुछ भी बोलो, तो ये खेतरी झुंझुनू जो है कॉपर या तांबा के कॉम्प्लेक्स के लिए जाना जाता है। कोटा एक बहुत फेमस है जो सूक्ष्म उपकरणों का कारखाना है कोटा, नोट करके आप लिख दो। खाटू श्याम जी का मेला बहुत फेमस है, खाटू श्याम जी। नोट करके लिखोगे, खाटू श्याम जी का जो मेला है यहां पर बहुत फेमस है। देखो कुछ नाम जैसे आते हैं, पुरु का पेरिस किसे कहते हैं, गुलाबी नगर, मैं लिख दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, जो इंपॉर्टेंट है पूरा इंपॉर्टेंट है उसे लिख दे रहा हूं। आप लोग भी लिखते लिखते कॉपी फाड़ देना, मैं पहले भी चर्चा कर लुका हूं, है ना। पूर्व का पेरिस, देखो मैं लिख दे रहा हूं पूर्व का। अगर आपसे पूछ दिया जाए बच्चों की पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं तो आप क्या बोलोगे, जयपुर। आपसे पूछा जाए कि गुलाबी नगर कौन है या पिंक सिटी कौन है तो आप क्या बोलोगे, जयपुर। यहीं पर चंद्रमहल भी है, मतलब मैं किसका चर्चा कर रहा हूं, जयपुर का। पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर। और मैं स्थान के बारे में बात करूं तो यहीं पर मैंने क्या बोला, चंद्रमहल। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि चंद्रमहल कहां है भैया तो जयपुर में है। अगर पूछे रामबाग पैलेस कहां है, रामबाग पैलेस, रामबाग पैलेस कहां है तो जयपुर में। अगर आपसे पूछे सिटी पैलेस कहां है, सिटी पैलेस कहां है तो ये सिटी पैलेस कहां है, जयपुर में। ठीक है, अगला पॉइंट की ओर चलता हूं मैं। जयपुर में पूर्व का पेरिस है, पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं, जयपुर को। गुलाबी नगर किसको कहते हैं, जयपुर को। जयपुर में चंद्रमहल है, जयपुर में रामबाग पैलेस है, जयपुर में सिटी पैलेस है। अगला पॉइंट लिखो आप लोग, जैसे अगर पूछ दे कि पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, अभी मैंने क्या बोला था, पूर्व का पेरिस जयपुर, अभी मैं बात कर रहा हूं पूर्व का वेनिस। तो पूर्व का वेनिस किसे बोलते हैं भाई, तो उदयपुर को। पूर्व का वेनिस उदयपुर। अगर पूछे राजस्थान का काश्मीर, राजस्थान का काश्मीर, उसकी गुणवत्ता को ये डिटेल करता है ये, तो राजस्थान का काश्मीर कौन है, उदयपुर। अगर पूछ दे झीलों का नगर, टाउन ऑफ लेक्स, झीलों का नगर, तो झीलों का नगर भी क्या होगा, उदयपुर। ठीक है, यहीं पर आप देखोगे कि बहुत सारे मंदिर भी आपको मिलेंगे, जैसे जग मंदिर महल, जग मंदिर। अगर आपसे पूछ दे कि जग मंदिर महल कहां है तो आप आराम से बताओगे कहां है भाई, तो उदयपुर में। अगर आपसे पूछ दे जग निवास महल कहां है, जग निवास महल या पैलेस कहां है तो आप आराम से बताओगे कि जग निवास जो है पैलेस वो कहां है, उदयपुर में है। उम्मीद है दोस्तों ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, उदयपुर। राजस्थान का काश्मीर किसे कहते हैं, उदयपुर। झीलों का नगर किसे कहते हैं, उदयपुर। जग मंदिर महल कहां है, उदयपुर। जग निवास महल कहां है, उदयपुर। उदयपुर कहां है, राजस्थान। राजस्थान कहां है, भारत। आगे राजस्थान का प्रवेश द्वार, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं तो याद रखना भरतपुर। राजस्थान का एंट्री प्रवेश द्वार है ना, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं तो भरतपुर को। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं तो भरतपुर को। पहाड़ों की नारी किसे नगरी किसे कहते हैं तो डूंगरपुर।
अगला पॉइंट है पहाड़ों की नगरी। पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? तो याद रखना डूंगरपुर। डुंगरी से याद रख सकते हो, है ना, डूंगरपुर। डुंगरी मतलब ऊंचा ऊंचा होता है, स्थानीय नाम है, झारखंड में बोला जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। राजस्थान का गौरव कौन है? तो चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव कौन है भाई? तो चित्तौड़गढ़। राजस्थान का गौरव कौन है? चित्तौड़गढ़। यहीं पर जो है कुंभा महल है, कुंभा महल। अगर पूछेगा कि चित्तौड़ में कुंभा महल कहाँ है दोस्तों, कुंभा महल कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? चित्तौड़ में। राजस्थान का गौरव कौन है? चित्तौड़ है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, हार्ट ऑफ राजस्थान, राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो अजमेर को आप बोलोगे, है ना, अजमेर। ठीक है, अजमेर को। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? राजस्थान का शिमला, जो आबू बताया था ना, माउंट आबू, आबू को कहते हैं। ठीक है, आबू को कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन सिटी किससे कहते हैं, गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान, राजस्थान के गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना था? जैसलमेर, जैसलमेर। अगर आपसे पूछा है ऊंटों का देश कौन है, ऊंटों का देश मतलब देश कंट्री में मत चले जाना, है ना, मतलब भारत के संदर्भ में पूछ रहा है, ऊंटों का देश कौन है, तो ऊंटों का देश आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे भी ऊंट को बोला जाता है रेगिस्तान का जहाज, काफी स्पीड चलता है ना। तो ऊंटों का देश कौन है अगर आपसे पूछा जाए, तो ऊंटों का देश अगर पूछे तो बीकानेर। अभी बीकानेर चल रहा है, रेस्टोरेंट भी है ना, लेकिन कोरोना है, अभी खाना मना है। बीकानेर। ठीक है, ऊंटों का देश कौन है? बीकानेर। आपको याद होना चाहिए कि अगर बीकानेर के बारे में पूछा जाए तो एक दो पॉइंट और भी आते हैं इसमें, जैसे बलालगढ़ महल। अगर पूछेगा बलालगढ़ महल कहाँ है, तो बलालगढ़ महल भी कहाँ है, या लालगढ़ महल कहाँ है अगर पूछेगा, तो लालगढ़ महल कहाँ है? बीकानेर में है। गेटवे का थार, अगर पूछेगा गेटवे का थार, गेटवे का थार, तो गेटवे का थार या ब्लू सिटी बोलेगा तो जोधपुर, जोधपुर, या ब्लू सिटी बोलेगा तो जोधपुर, है ना। गेटवे का थार, जोधपुर। ब्लू सिटी पूछेगा तो जोधपुर। राजस्थान को गांधी, राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट, गोकुल भाई भट्ट। इसको क्या बोलते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी, राजस्थान का गांधी। अगर इसी से संदर्भित एक और है, हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? राणा प्रताप को, राणा प्रताप को कहते हैं। ठीक है, कभी कभी फैक्ट्स के रूप में जीके के संदर्भ में ये सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। गेटवे का थार किसे कहते हैं? जोधपुर को। ब्लू सिटी किसे कहते हैं? तो जोधपुर को। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर को। शिमला किसे कहते हैं राजस्थान का? तो आबू को। गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर। ऊंटों का देश किसे कहते हैं? तो बीकानेर को। हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? राणा प्रताप जी को कहते हैं। और राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। ये उपनाम के संदर्भ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में बहुत सारी चीजों के बारे में आप डिटेल्स आप लोगों को मिली होगी, और भी चर्चा मैं करूंगा अलग से। तो दिमाग में रखना है कि ये राजस्थान के बारे में सब इसका आंकड़े और जो भी आपके पॉपुलेशन डेंसिटी थे, लिंग अनुपात था, जो 2011 की जनगणना थी, उन सभी को बारे में अच्छे से समझना है, पढ़ना है, और सभी को मैप वाइज आप लोगों को अध्ययन करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि राजस्थान के बारे में आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आई होगी, और जो मैंने बोला, जो मैंने लिखा, सारे को अपने नोटबुक में लिखते चलो और उसको पढ़ते चलो, विथ मैप करते चलो, अपना एक प्रॉपर नोट बनाते रहो। निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करोगे, और दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपको इस सफलता के बाधक बने। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। बीपीएससी आने वाली है, 66 बीपीएससी के लिए तैयार हो। जेपीएससी का भी आने वाला फॉर्म है, और आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारे फॉर्म एक साथ आने की संभावना होगी। आप लोग बेहतरीन ढंग से योद्धा के रूप में पढ़ो और योद्धा की भांति रखो, और अपने में जंग लगने मत दो, और हमेशा युद्ध के रूप में परिणित करते रहो। हर दिन, हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे को एक सही रूप से मार्गदर्शन करते हुए अपने पढ़ाई को अंजाम दो। तो दोस्तों आज का लेक्चर मैं समाप्त करता हूं राजस्थान का, और मैं अगले लेक्चर के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।